दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। अभिनंदन है आपका, हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपका ये ऑनलाइन क्लास में, जिसमें आज हम एक भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे जो आज के समय में विविध एग्जामों को देखते हुए बहुत ही महत्व रखती है। और जितने भी एग्ज़ाम लगभग हो रहे हैं तो उसमें इसके आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम उनको कर नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सस्पेंस या संदेह आ जाता है उन प्रश्नों को करने में, इसलिए थोड़ा हम इस पर चर्चा करेंगे आप लोगों से और उस लेवल तक, उस कॉन्सेप्ट तक समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपके वो प्रश्न आराम से सरलतापूर्वक हल हो सके। तो दोस्तों हिंदी, जैसा कि आपके सामने लिखा है, दो शब्द हैं ये हिंदी और भाषा। हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द सिंधु से हुई है। संस्कृत के शब्द सिंधु से हुई है। सिंधु से जो इसका रूप आगे बढ़ा वो हिंदू हुआ, और हिंदू से ही इसका रूप जो आया वो हिंद, और हिंद से ही इसका रूप जो आया वो हुआ हमारा हिंदी। और हिंदी के बाद जो ये शब्द हुआ, आगे रूप निकल के आया सामने, ये हुआ हिंदी। तो दोस्तों ये क्रम भी कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न के रूप में कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों ये क्रम आपको ध्यान रखना है, और इसी में वो इधर उधर कहीं कर देगा एग्जाम में, हिंद को पहले या हिंद को बाद में, या हिंदी को पहले सिंधु को बाद में। तो ये क्रम जो है ध्यान रखना है इसको करने के लिए। और दूसरा शब्द हमारा है भाषा। भाषा जो है ये संस्कृत की भाष धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ है कहना या बोलना। अर्थात मनुष्य की व्यक्तवाणी ही क्या है, भाषा। मनुष्य अपने भावों को या विचारों को जिस माध्यम से कहता है, बोलता है या दूसरे के सामने प्रकट करता है, वही क्या कहलाएगी दोस्तों, उसी को कहते हैं भाषा। तो ये तो था हिंदी और भाषा जो शब्द हैं, इनकी उत्पत्ति के विकास क्रम का आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो है ये हिंदी भाषा का जो रूप है समय समय पर कैसे जो है बदलाव हुए हैं, जिससे ये निकल के आया हुआ है। तो दोस्तों बात करेंगे हम भाषा की उत्पत्ति। तो भाषा की उत्पत्ति भाष धातु हुई, संस्कृत की धातु भाष है, इससे हुई। इसका अर्थ कहना, बोलना या किसी को कुछ बताने के अर्थ में किया जाता है। और ये जो संस्कृत है इसको सबसे या सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। इसी का जो विकास है ये 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। संस्कृत में हमारे जो है ऋग्वेद और ऋजुवेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे गए हैं। और इसी के एक समकालीन ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। ये एक ईरानी ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद
के जो थॉट हैं या जो विचार हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, इसीलिए इसको इसका समकालीन ग्रंथ माना जाता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद के समकालीन ईरान में कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो ये जो दोस्त है ये जैन अवेस्ता है। और संस्कृत के जो है दो रूप सामने निकल के आते हैं, एक तो हमारा है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जिसमें इसकी समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत में दोस्तों हमारे के चारों वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। दूसरा जो दोस्तों इसका रूप सामने निकल के आता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इसकी जो समय सीमा है वो जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृत को ही ब्राह्मण संस्कृत या उत्तर संस्कृत कहते हैं। इसी को जो है ब्राह्मण संस्कृत या इसी को जो है उत्तर संस्कृत कहते हैं। इसमें दोस्तों हमारे जो लिखे गए हैं वो आपके रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, उपपुराण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई जिसमें 7 कांड हैं। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास या जिनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है इनके द्वारा की गई। उपनिषद इसकी जो संख्या है वो 108 है। पुराणों की संख्या 18 है और उप पुराणों की भी संख्या 18 है। तो इसमें जो है ये रचनाएं हमारी हुई और जो वेदांग हैं वो भी इसी में जो है लिखे गए या इसी में रचना हुई लौकिक संस्कृत में। तो दोस्तों पूछा जाता है कभी कभी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना जो है का काल कभी पूछ लिया जाएगा तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है, या दे दिया जाएगा कि इसकी रचना वैदिक संस्कृत में हुई है या लौकिक संस्कृत में हुई है। तो ये बड़ा ही प्रश्न जो है जटिल बन जाता है। ये तो हम जानते हैं कि ये संस्कृत के समय में हुई है, लेकिन उसके भी जो दो रूप सामने निकल के आते हैं तो इसमें हमें केवल वैदिक संस्कृत में चारों वेदों के बारे में पढ़ना है और लौकिक संस्कृत में जो है रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, पुराण है और वेदांग हैं जिनकी संख्या 6 है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये तो हमारा संस्कृत के बारे में जानकारी। और इसके बाद जो है रूप आया आगे निकल के जो है पाली भाषा का, जिसमें महात्मा बुद्ध ने जो है अपने उपदेश दिए और इसी में बौद्ध धर्म के जो है त्रिपिटक लिखे गए और सम्राट अशोक के शिलालेखों पर भी इसी भाषा में लिखे गए कुछ स्क्रिप्ट मिले हैं, तो इससे माना जाता है। दूसरी चर्चा करेंगे हम पाली, जिसकी समय सीमा है
500 ईसा पूर्व से पहली ईसवी, ये पाली का जो रूप सामने आया है, ये जो है बौद्धों की भाषा रही है। बौद्धों की भाषा रही है और इसी में जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक लिखे गए हैं। इन त्रिपिटकों की संख्या 3 है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक और अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं पाली में। पाली के बाद दोस्तों रूप आता है हमारा प्राकृत। प्राकृत जो है जैनियों की भाषा रही है। इसमें महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दिए और बौद्ध के बाद जो रूप प्राकृत आया, इसमें जैनियों के लिए महावीर जी ने उपदेश दिए, शिक्षाएं दी। और इसकी जो समय सीमा है वो पहली ईसवी से लेकर 500 ईसवी। प्राकृत के बाद जो आगे जो रूप आया अपभ्रंश। अपभ्रंश जिसकी समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश का जो है हमारे व्याकरणविदों ने, हमारे हिंदी के श्रेष्ठ महानुभावों ने, ज्ञानियों ने इसका वर्गीकरण 7 भागों में किया है, जहाँ से हमें 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां प्राप्त होंगी। उन्हीं को हमें विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद भाषा के स्वरूप के बारे में चर्चा करनी है कि भाषा के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं अपभ्रंश के वर्गीकरण को लेकर और देखते हैं कि अपभ्रंश के वर्गीकरण में कहाँ से कैसे कैसे कौन सी भाषा या बोली निकली हुई है। तो आइए हम अपभ्रंश की चर्चा कर लेते हैं।